इस कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवालों का जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 12 मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन तमाम 12 मंत्रालयों के नाम देख रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन यानी राज्यसभा में 12 मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे गए। अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 10 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। और इस समय लोकसभा के 10 मंत्रालयों के नाम आप देख रहे हैं। संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर रोज जब संसद की कार्यवाही होती है तो संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उड़ान योजना की स्थिति से जुड़ा सवाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि 1 नवंबर 2023 तक सभी उड़ान योजना में प्रदान किए गए मार्गों, शुरू किए गए मार्गों और संचालित किए गए मार्गों की स्थिति क्या है। पिछले 3 वर्षों में कितने संचालनों को बंद किया गया। उन विमान कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्हें मार्ग प्रदान किए गए परंतु उन मार्गों में कभी उड़ान नहीं शुरू हुई और कंपनियां आज भी काम कर रही हैं। रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट में अब तक कितनी निधि एकत्र की गई, संचालकों के नाम सहित उनको वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। नागर विमानन राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के 5 दौर पूरे होने पर 28 नवंबर 2023 तक 76 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 517 मार्ग प्रचालन में आ गए हैं। 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 3 वर्ष बाद 103 RCS मार्ग बंद हो गए हैं और 3 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व ही 136 मार्ग बंद हो गए हैं। उड़ान योजना के तहत जिन 6 प्रचालकों को मार्ग अवार्ड किए गए थे, उन्होंने कभी वर्तमान में उड़ान योजना के तहत 9 एयरलाइनों में प्रचालन आरंभ ही नहीं किया गया। इसी तरह 8 नवंबर 2023 तक क्षेत्रीय विमान संपर्क निधि ट्रस्ट के तहत 3659 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं, जिनमें से 3020 करोड़ रुपए चयनित एयरलाइन प्रचालकों को संवितरित किए गए हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, इस विजन को पूरा करने के लिए 6 साल पहले क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़ान योजना शुरू की गई थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान भारत के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की गई। 6 साल में उड़ान योजना ने पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार को प्रोत्साहन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाकर देश की वास्तविक क्षमता को सामने लेकर आई है। क्षेत्रीय संपर्क सेवा की पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान आज देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ रही है। इस योजना में अक्टूबर 2023 तक 503 उड़ान मार्ग तय हो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल दर साल नए एयर रूट और उड़ानों का संचालन शुरू किया जा रहा है। योजना में जहां 2019 में 44 एयरपोर्ट शामिल थे, वहीं 2020 में ये संख्या बढ़कर 65 हो गई। 2022 में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 70 हो गई। उड़ान योजना के तहत अक्टूबर 2023 तक कुल 75 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 हवाई अड्डे शामिल हैं। साल 2024 तक 100 एयरपोर्ट का लक्ष्य है, जिसमें 9 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रम शामिल हैं। उड़ान ने अब तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों के हवाई सफर को आसान बनाया है। 2017-18 में जहां 2,60,000 लोगों ने इन मार्गों में यात्रा की, वहीं 2018-19 में ये संख्या 6 गुना बढ़कर 12,40,000 के पार पहुंच गई। 2019-20 में ये आंकड़ा दुगने से अधिक होकर करीब 30 लाख हो गया। हालांकि कोविड महामारी के दौरान इसमें कमी आई, लेकिन इसके बाद इसमें फिर तेजी आ गई। उड़ान योजना से फायदे की बात करें तो इसने विमानन उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा दिया है। कई नई एयरलाइन शुरू हुई हैं। एक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है।
सभी आकार के नए विमानों की मांग बढ़ी है। इसमें हेलीकॉप्टर, समुद्री विमान, 3 सीटर प्रोपेलर विमान और जेट विमान शामिल हैं। उड़ान योजना पूरी तरह से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक संपर्क बढ़ा रही है, जो पर्यटन क्षेत्र में भी भागीदार बन रहा है। अब बात देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई सेक्टर की। राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सवाल किया। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए गए धन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सदन को बताया कि एमएसएमई क्षेत्र का संवर्धन, वृद्धि और विकास एक सतत प्रक्रिया है और एमएसएमई मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय एमएसएमई की वृद्धि के लिए कार्यरत है, जिससे उद्यमों को आगे बढ़ाने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई चैंपियंस योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहयोग योजना शामिल है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। देश में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष में व्यय की गई राशि वित्त वर्ष 2020-21 में 5,647.50 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष